हेलो फ्रेंड्स, आज हम सैलरी का जो नेक्स्ट पार्ट परक्विजिट स्टार्ट किया था उसी को कंटिन्यू करेंगे और अकोमोडेशन से रिलेटेड सभी परक्विजिट की वैल्यू निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया जा रहा है अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, तो हमने क्या करना है, लाइसेंस फ़ी लेनी है। उसकी वैल्यू होगी, जो लाइसेंस फ़ी होगी वही परक्विजिट की वैल्यू होगी, ठीक है। और फुली टैक्सेबल है इन हैंड ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉई। तो मान लीजिए कि 1 अप्रैल से लेकर जून तक एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई अकोमोडेशन में रहा, तो हमने अप्रैल से जून तक की लाइसेंस फ़ी ले लेनी है और उसे मल्टीप्लाई कर देना है 3 मंथ से, तो वो आ जाएगी परक्विजिट की वैल्यू। लाइसेंस फी पेड बाय एम्प्लॉय इज द वैल्यू ऑफ परक्विजिट इन हैंड ऑफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड दैट इज़ अ फुली टैक्सेबल, ठीक है। उसके बाद नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मतलब जो प्राइवेट सेक्टर में लगे हुए हैं, अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहा है कौन, एम्प्लॉयर। और वो अकोमोडेशन जो एम्प्लॉयर है उसका खुद का है, मतलब उसका ओन्ड है, मतलब उसका ओनर है वो। तो अगर जिस लोकेशन में अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जा रहा है उसकी वैल्यू, उसकी पॉपुलेशन, लोकेशन की पॉपुलेशन क्या है, 10 लाख तक है, तब 7.5% ऑफ सैलरी आपकी टैक्सेबल होगी एज ए वैल्यू ऑफ अ परक्विजिट फॉर रेंट फ्री अकोमोडेशन। इसी तरह से अगर 10 लाख से ज़्यादा है लेकिन 25 लाख तक पॉपुलेशन है, देन 10% ऑफ सैलरी विल बी टैक्सेबल एज अ वैल्यू ऑफ अ परक्विजिट। इसी तरह से अगर 25 लाख से ज़्यादा हुआ है उस लोकेशन की पॉपुलेशन, मतलब उस सिटी की पॉपुलेशन, तो 15% ऑफ सैलरी हो जाएगी आपके हाथ में टैक्सेबल, जो वैल्यू है परक्विजिट की। अब इसके अलावा दूसरा केस कौन सा रहेगा, यहाँ पर अभी हमने पढ़ा ओन्ड केस, मतलब यहाँ पे तो ओनर कौन था, खुद एम्प्लॉयर, लेकिन ऐसा हो सकता है ना उसने खुद पहले रेंट पर लिया हो और फिर आगे अपने एम्प्लॉय को एज ए फ्री अकोमोडेशन दे रहा हो। तब हमने क्या करना है, हमने जो एक्चुअल रेंट एम्प्लॉयर दे रहा होगा, ठीक है, और 15% ऑफ सैलरी ऑफ एम्प्लॉई ले लेनी है। तो इन दोनों में से जो लोअर पार्ट निकल आएगा वो हो जाएगी वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन, ठीक है, रेंट फ्री अकोमोडेशन। इसका एग्जांपल अगर हम लें तो इसका ले रहे हैं, अदर केसेस का बाकी हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए 15% ऑफ सैलरी लिखा हुआ है, लाइक मान लीजिए 1 लाख है सैलरी एम्प्लॉई की, ठीक है। 15% ऑफ सैलरी बनेगा 15,000। एक्चुअल रेंट है 1,000 पर मंथ का दे रहा है एम्प्लॉयर, तो 1,000 मल्टीप्लाई 12 कर लीजिए, बन जाएगा 12,000। तो 12,000 और 15,000 में से विच एवर इज लोअर, 12,000, तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट क्या हो जाएगी, 12,000, ठीक है। तो इस तरीके से हमने निकाल लेनी है वैल्यू ऑफ परक्विजिट। अब एग्जाम्शन दी गई हैं किस किस को, अगर अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जा रहा है जजेस ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ऑफिशियल ऑफ पार्लियामेंट, यूनियन मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट, इन सबको अगर रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है तो उन्हें क्या है, ये एग्जाम्प्ट है। ये अभी हमने देखा कि नॉर्मल केस में आपको अगर अकोमोडेशन मिलता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, प्राइवेट एम्प्लॉई हैं, अगर एम्प्लॉयर का खुद ओन्ड है या उसने खुद रेंट पर लेकर आपको फैसिलिटी दी हुई है अकोमोडेशन की, तो ये अभी हमने परक्विजिट देखी। अब हम देखेंगे अगर होटल में अकोमोडेशन मिलता है या रिमोट एरिया में मिलता है या फिर ट्रांसफ़र के केस में आपके पास 2 अकोमोडेशन हैं। नेक्स्ट आता है फर्नीचर प्रोवाइडेड। अब यहाँ पर क्या था, अकोमोडेशन, लेकिन अकोमोडेशन के साथ प्रोवाइड किया जा रहा है आपको फर्नीचर। अगर वो फर्नीचर एम्प्लॉयर का है, ठीक है, उसका ओन्ड है, तो हमने वियर टियर 10% से परक्विजिट की वैल्यू में ऐड कर देना है, ठीक है। अब मान लीजिए कि 10,000 का आपको सोफ़ा प्रोवाइड किया गया है। अब इस 10,000 का सोफ़ा है, अगर 10% कितना बनेगा, 1,000, तो 1,000 आप ऐड कर लेंगे अपनी टैक्सेबल सैलरी के अंदर, 1,000 और ऐड कर लेंगे परक्विजिट की वैल्यू। इसी तरह से मान लीजिए ये सोफ़ा तो प्रोवाइड किया और जो आपका एम्प्लॉयर है वो 100 रुपीज़ पर मंथ दे रहा है किसको, किसी और को, जिससे इसने सोफ़ा हायर किया है, तो 12 मंथ आपने इसको लिया, 1,200 रुपीज़ आपका एम्प्लॉयर दे रहा है आपको ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, मतलब फर्नीचर प्रोवाइड करने के लिए 1,200 वो किसी और को देता है। तो ये जो 1,200 की उसने किसी और को दिया ना हायर करने के लिए, ये 1,200 क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ परक्विजिट इन हैंड ऑफ
एम्प्लॉई, ठीक है। तो ये तो था फर्नीचर भी अगर प्रोवाइड कर देता है वो आपको। उसके बाद अकोमोडेशन एट टू प्लेस इन केस ऑफ ट्रांसफ़र। मान लीजिए एक एम्प्लॉई है, वो दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हुआ। अब उसने क्या किया, उसने अभी पहले वाला भी जो घर उसको मिला हुआ था वो भी रख लिया, और जहाँ नए प्लेस पर जा रहा है वो भी है उसके पास, क्योंकि ट्रांसफ़र होने में टाइम लग सकता है, ठीक है। या उसकी कोई ऑब्लिगेशन है, मान लो कि उसे पुराना घर भी अभी कुछ दिन के लिए चाहिए। मान लो कि चिल्ड्रन की एजुकेशन है, 2 महीने रह रहे थे, ठीक है, तो अपनी वाइफ को छोड़कर वहाँ आ गया कि जब एजुकेशन कंप्लीट होगी, वो क्लास कंप्लीट होगी, तब तुम आ जाना। तो वहाँ पर उस केस में मान लो उसने 2 घर रखे हैं, तब कैसी होगी टैक्सेबिलिटी। तो देखिए उसने ओल्ड भी रखा है और न्यू भी रख लिया। तो जब तक 90 डेज तक तो हमने क्या करना है, इन दोनों में से जो परक्विजिट की वैल्यू लोअर बनती होगी वो ले लेना। मान लो इस ओल्ड वाले की परक्विजिट की वैल्यू बनी 10,000 और इसकी नए वाले की बनी 12,000, तो उसकी खुद की मर्जी है वैसे तो, लेकिन लोअर ही लेंगे क्योंकि बेनिफिट क्या है लोअर वाले का। तो 10,000 वो अपनी वैल्यू ऑफ परक्विजिट में ऐड कर लेगा, मतलब दोनों में से एक लेना है अगर 90 दिन तक ही बात है। लेकिन ऐसे ही अगर ये 90 दिन से ऊपर चला गया तो अगले 90 दिन के बाद वैल्यू निकालेंगे आप परक्विजिट की, दोनों हाउस से रिलेटेड, ओल्ड भी और न्यू भी, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यू को ऐड कर लेंगे तो रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू आ जाएगी, अगर आपका केस 2 प्लेस पे आपको अकोमोडेशन मिला हुआ है, ठीक है। तो पहला केस 90 दिन तक है तो दोनों में से एक की ले लेंगे जो लोअर होगी, लेकिन 90 दिन से ऊपर वाले पीरियड के लिए हमने क्या करना है, ओल्ड और न्यू दोनों की वैल्यू को ऐड करके टैक्सेबल कर देना है इन हैंड ऑफ एम्प्लॉय। अब उसके बाद देखते हैं होटल अकोमोडेशन। होटल अकोमोडेशन में क्या है, सिमिलर है कि ट्रांसफ़र का केस है या अदरवाइज। अगर आपको साल के अंदर कितना 15 दिन तक का अकोमोडेशन होटल में दिया गया है, ठीक है, 15 दिन तक, तब तो कोई बात नहीं, एग्जाम्ट है, फ्रीली आप रहिए 15 दिन तक तो। लेकिन 15 दिन से ज़्यादा हो गया तब हमने क्या करना है, तब हमने क्या कर लेना है, 24% ऑफ सैलरी ले लेना है। कौन से पीरियड की, जिस पीरियड के दौरान आप होटल में रहे हैं उन दिनों की सैलरी क्या थी, ठीक है। तो जैसे आप अप्रैल मंथ में रहे होटल में तो हमने अप्रैल मंथ की सैलरी ले लेनी है। और अमाउंट चार्ज कौन सा है, जो एम्प्लॉयर ने होटल वाले को दिया होगा कि मेरा एम्प्लॉई आकर यहाँ पर रहा है, तो 24% ऑफ द सैलरी एंड अमाउंट चार्ज विच एवर इज लोअर होगी क्या, परक्विजिट की वैल्यू, ठीक है। इसका क्वेश्चन भी हम देखेंगे अगली स्लाइड्स में। उसके बाद रिमोट एरिया, अगर आपको रिमोट एरिया में अकोमोडेशन प्रोवाइड किया है, जैसे माइनिंग का काम हो रहा है, जहाँ ऑयल एक्सप्लोरेशन का काम हो रहा है, या पावर जनरेशन का काम हो रहा है, ठीक है, डैम वाली साइट है, तो इस तरीके की जो साइट है वहाँ पर भी अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कंडीशन ऐसी है, वहाँ पर रहना पड़ता है, तो वहाँ पर एग्जाम्प्ट है। लेकिन उसकी 2 कंडीशन है, क्या है, एक तो टेम्परेरी नेचर का अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाएगा आपको, दूसरा उसका प्लीनेथ एरिया 800 स्क्वायर फीट तक होना चाहिए, मतलब उससे ज़्यादा ना हो। तीसरा क्या है कि जो लोकेशन है वो एटलीस्ट 8 किलोमीटर अवे होनी चाहिए, किससे, म्यूनसिपैलिटी और कंटेनमेंट बोर्ड से दूर हो, ठीक है, 8 किलोमीटर या उससे ज़्यादा दूर हो। और जो अकोमोडेशन है वो क्या है, रिमोट एरिया में, तो टेम्परेरी नेचर, रिमोट एरिया हो, प्लीनेथ एरिया 800 स्क्वायर फीट तक होना चाहिए और 8 किलोमीटर, कम से कम 8 किलोमीटर अवे होना चाहिए, ठीक है। अब ये हमने बात कर ली है अकोमोडेशन से रिलेटेड फैसिलिटीज़ की और उनकी वैल्यू कैसे निकालनी है परक्विजिट की। लेकिन इसमें हमने सैलरी को कौन सा लेना है, सैलरी में सभी मॉनिटरी वैल्यूज़ की चीज़ें आ जाएंगी, लाइक पे, अलाउंसेस, बोनस, कमीशन, ठीक है, और एनी मॉनिटरी पे वट एवर नेम कॉल्ड। लेकिन इसके कैलकुलेशन में हमने क्या चीज़ें छोड़ देनी है, DA, जो कि रिटायरमेंट बेनिफिट के पर्पज़ के लिए नहीं माना जाता, ठीक है, नॉट फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। एग्जम्प्टेड अलाउंसेस को छोड़ देना है। परक्विजिट जो हमने 17(2) में सारी परक्विजिट पढ़ रहे हैं इनको भी छोड़ देना है। और कोई रिम्बर्समेंट हुआ है मेडिकल एक्सपेंडिचर का वो छोड़ देना है। एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है किसमें, PF में, वो भी हमने छोड़ देना है। तो जो भी मॉनिटरी वैल्यू आपको रिसीव हुई इन सब चीज़ों को छोड़ के, जो DA है रिटायरमेंट बेनिफिट में नहीं आता, एग्जाम्प्टेड अलाउंसेस, परक्विजिट की वैल्यूज, रिमर्समेंट, मेडिकल एक्सपेंडिचर एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू PF छोड़कर आपने सैलरी की वैल्यू निकाल लेनी है। उसके बाद अब हम इसका 1-2 क्वेश्चन देखते हैं, बाकी ये चीज़ अभी
कवर हो चुकी है। अब देखिए बेसिक सैलरी है किसी पर्सन की, जस्ट वेट, बेसिक सैलरी है 20,000 रुपये। चिल्ड्रन अलाउंसेस मिल रहा है उसको 1500, मतलब 3 चाइल्ड है 500 पर चाइल्ड के हिसाब से। इलेक्ट्रिसिटी बिल है 1000 का जो कि रिम्बर्समेंट हो गई है। फ्री हाउस रेंट पेड बाय कंपनी 10,000 का रेंट पे कर रही है कंपनी। डीए है 10,000 जो कि रिटायरमेंट बेनिफिट में काउंट होता है। तो सबसे पहले रेंट सैलरी क्या, पहले हम सैलरी कैलकुलेट करेंगे क्योंकि सब जगह क्या है सैलरी का पार्ट होगा। तो बेसिक कितना है 20,000 आ जाएगा। डीए क्योंकि रिटायरमेंट बेनिफिट में कैलकुलेशन है इसकी 10,000 ये आ जाएगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना होता है हर चाइल्ड का 100 रुपये, लेकिन टू चाइल्ड का 100 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से। अब यहाँ पर हमने 1 मंथ का ही सब कुछ लिया तो हम इसको 1 मंथ ही लेकर चलेंगे। तो 1500 में से 2 बच्चों के 100 रुपये के हिसाब से माइनस कर दीजिए 1300 आ गए, तो टोटल बन गए 31,300। अब यहाँ पर रेंटेड है, सैलरी है 15%, क्योंकि देखिए कंपनी ने क्या किया है अकोमोडेशन लिया फिर आपको दिया, हायर किया पहले, खुद देती है रेंट 10,000 रुपये। तो रेंट पेड कितना है 10,000 रुपये। सैलरी उस टाइम पे हम क्या लेते हैं जब एम्प्लॉयर ने खुद रेंट पर लेकर आपको दिया तो 15% ऑफ सैलरी लेते हैं। तो 15% ऑफ 31,300 हम ले लेंगे। तो कितना बन गया 31,300 का 15% 4695, और 10,000 जो रेंट पे किया है एम्प्लॉयर ने, इन दोनों में से जो लोअर होगा वो क्या होगी परक्विजिट की वैल्यू। तो 4695 आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन है कि बेसिक है पर्सन की कितनी 36,000, डीए है 4800 जो कि नॉट फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ रिटायरमेंट। बोनस है 6,000, कमीशन मिल रही है 4,000, सीसीए मतलब सिटी कंपनसेटरी अलाउंस मिल रहा है 3600 जो कि फुली टैक्सेबल होता है। ये टैक्सेबल में हमने पढ़ा था, ठीक है। लोकेशन है उसकी 25 लाख से ज़्यादा है पॉपुलेशन वहाँ पर जहाँ जिस सिटी में ये रहता है। तो इसकी सैलरी पहले हम कैलकुलेट करेंगे क्या होती है परक्विजिट के लिए। सभी मॉनिटरी वैल्यूज़ ले लीजिए, 36,000 आ जाएगा। डीए नहीं आएगा क्योंकि नॉट फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ रिटायरमेंट है। बोनस ऐड हो जाएगा, कमीशन ऐड कर लेंगे 4,000, और सीसीए जो कि 3600 है, ये ऐड करके 49,600 हमारी सैलरी बन गई। अब 25 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन वाली सिटी में है तो 15% ऑफ सैलरी हम ले लेते हैं। 49,600 का 15% ले लेंगे तो 7440 वैल्यू आ जाएगी परक्विजिट की रेंट फ्री अकोमोडेशन की। अब इन अगले केस में, इन द अबव केस ए इज़ प्रोवाइडेड द होटल अकोमोडेशन फॉर 2 months एंड चार्ज पेड बाय एम्प्लॉयर आर 5,000 फॉर 2 months। अब मान लीजिए रेंट फ्री अकोमोडेशन वाली बात अब छोड़ते हैं। अब हम कहते हैं कि 2 महीने उसको अकोमोडेशन प्रोवाइड किया, सैलरी ऊपर वाले क्वेश्चन की हमने लेनी है। तो सैलरी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 49,600 पूरे ईयर की मान के चलते हैं, ऊपर पूरे ईयर की दी हुई है। तो अगर 2 महीने प्रोवाइड किया जा रहा है होटल अकोमोडेशन तो 15 दिन तक होता तो एग्जाम्प्ट होता है, लेकिन 15 दिन से ज़्यादा है तो हमने पूरे की पूरे 2 महीने का लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भी हम उस 15 दिन को काट देंगे 2 महीने में से, नहीं, जितने हमने ये देखना है 15 दिन से ऊपर क्रॉस हो गया तो हमने जितने दिन वो रहा है उसकी पूरी की पूरी वैल्यू निकालनी है। तो 24% ऑफ सैलरी कितनी 49,600 थी, ऊपर कैलकुलेट की, 2 महीने का 2/12 कर देंगे और इसको 24% निकाल लेंगे तो आ जाता है 1984 और रेंट पेड कितना किया है एम्प्लॉयर ने, किसका, होटल का 5,000 किया है। तो इन दोनों में से लोअर कितना है 1984। तो यही वैल्यू ऑफ परक्विजिट है और जो कि टैक्सेबल हो जाएगी। सो गाइज थैंक यू सो मच। यही था अकोमोडेशन से रिलेटेड परक्विजिट की वैल्यू। इन केस यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन एंड आई विल try to solve it with my best efforts. Thank you so much for watching my video.